नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन का सीरीज़ है। इसका ये पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले मैंने 6 पार्ट कराए हुए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप जा कर के उनको देख सकते हैं। और दोस्तों ये मैथ्स के क्वेश्चन सिर्फ आपके सिलेक्शन पोस्ट नहीं बल्कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जो भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सारे ही सवाल मैंने काफ़ी अच्छे लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द फाइनल टच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसके लिए टेलीग्राम पे जा कर के @द-फाइनल-टच जो है लिखना होगा। उसके बाद आप जो है आराम से वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ sec 4x इज इक्वल टू cosec 3x माइनस 43 देन द वैल्यू ऑफ x इज़। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। दोस्तों ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब आपको लगभग हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन दिख ही जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में भी मोस्ट प्रोबेबली एसएससी सीपीओ में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ साइन थीटा लिखूँ और इसको अगर मैं कॉस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ टेन थीटा लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कॉट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। एंड अगर मैं इसको यहाँ सेक थीटा लिखा हुआ है, इसको कोसेक थीटा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखना इस चीज़ को। आप उल्टा भी कर सकते हो कि कॉस थीटा है तो उसको साइन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा है तो उसको टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा है तो उसको सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सेक 4x इज इक्वल टू कोसेक 3x माइनस 43। तो सेक 4x को अगर हमें कोसेक के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4x इज इक्वल टू कोसेक 3x माइनस 43 डिग्री। अब यहाँ से हमें ये दिख रहा है कोसेक यहाँ भी है, कोसेक यहाँ भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक हटा करके डायरेक्ट 90 माइनस यहाँ पे 90 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 43। ठीक है, अब यहाँ से 4x को इधर लेके जाएंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 90 और ये 43 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 43, तो 90 प्लस 43 कितना हो जाएगा 133। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू 133 अपॉन 7 और ये क्या बन जाएगा 19। 19 साते 133 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। इसमें बोला है कि अ टायर हैज़ 3 पंक्चर्स, द फर्स्ट पंक्चर alone could expel the air of that tire in 7 minutes, second alone in 14 minutes and third alone in 28 minutes. If the air exists at a constant rate, exits at a constant rate, then how much time in minutes will it take for all the punctures to expel the entire air from the tire? मतलब एक टायर है उसमें 3 पंक्चर हैं। जो पहला पंक्चर है वो 7 मिनट में पूरे टायर को ख़त्म कर देता है, हवा निकाल देता है। दूसरा जो टायर पंक्चर है वह 14 मिनट में पूरा हवा निकाल देता है और तीसरा जो पंक्चर है वह 28 मिनट में पूरे हवा को निकाल देता है, यानी कि पूरे टायर को खाली कर देता है। अगर वो तीनों जो पंक्चर हैं एक साथ काम करना शुरू कर दें तो कितने देर में वो पूरा जो टायर है वह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का आसान सा सवाल है। बस अगर आपने समझ लिया कि टाइम एंड वर्क का सवाल है तो बस क्वेश्चन हो गया। पहला 7 मिनट में करता है, दूसरा 14 मिनट में खाली करता है और तीसरा 28 मिनट में खाली करता है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरे टायर की क्षमता, यानी कि उस टायर में पूरी कितनी हवा आ सकती है। तो 7, 14 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
और अब पहला जो पंक्चर है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 28/7 यानी कि 4 यूनिट इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरे की एफिशिएंसी 28/14 यानी कि 2 यूनिट, और तीसरे की 28/28 यानी कि 1 यूनिट। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो 1 मिनट में कितना हवा जो है निकाल सकता है। ठीक है, कितना हवा टायर से खाली करेगा। तो पहले की एफिशिएंसी 4 यूनिट, दूसरे की 2 यूनिट और तीसरे की 1 यूनिट, ये एफिशिएंसी आ गई। तो अगर ये एक साथ काम करना शुरू करें तो ये 1 मिनट में कितना हवा निकाल सकते हैं, तो 4 + 2 + 1 बराबर 4 2 6 और 1 7 यूनिट। 1 मिनट में ये लोग 7 यूनिट जो है हवा उस टायर से खाली कर सकते हैं। तो अगर 28 यूनिट खाली करना होगा तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, 28/7 मिनट, यानी कि 7 चौक 28, 4 मिनट में क्या कर लेंगे, वो पूरे टायर को खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 4 मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ए, बी एंड सी वर्क टुगेदर, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर and the work done by C is 11:3 and the ratio of work done by B and C together and work done by A is 1:1. Which of the three worker is the most skillful? यानी कि ए, बी और सी 3 वर्कर हैं। यहाँ पे आपको ए और बी एक साथ जो काम करते हैं और सी जो काम करता है, उनका जो दक्षता का अनुपात जो है दिया गया है 11:3। और उसके बाद बोला है कि बी और सी एक साथ जो काम करते हैं और ए जो काम करता है, उनके बीच का जो अनुपात है वह 1:1 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर इनमें से कौन है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी अपॉन सी, यानी ए प्लस बी जितना काम करते हैं और सी जितना काम करता है, उसके बीच का अनुपात कितना है, 11/3 का। उसके बाद बोला है कि बी और सी जो काम करते हैं जितना, और उसके साथ ए का जो अनुपात है वह 1/1 का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से ए बी ऊपर है प्लस सी नीचे है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ भी 14 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए नीचे हो गया और बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 यहाँ भी आना चाहिए ना, क्योंकि यही तीनों लोग तो यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी तो तीनों की बराबर होनी चाहिए हर जगह। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 2 यूनिट, मतलब कि इसको 7 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे जो है, ऊपर भी 7 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 7 से गुणा कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 7, और ये क्या बन जाएगा, 7। अब इसको जोड़ेंगे तो ये भी 14 हो गया और ये भी 14 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 ऊपर भी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 नीचे भी हो गया। ठीक है, यानी फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सी की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है, तो सी की एफिशिएंसी दिख रही है 3 यूनिट। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए की एफिशिएंसी कितनी दिख रही है, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 7 यूनिट। ठीक है, ए की एफिशिएंसी हो गई 7 यूनिट। और अगर ए की 7 हो गई, सी की 3 हो गई, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला करके 14 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 3 10, उसमें 4 जोड़ देंगे तो यानी कि 4। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 7 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट, सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट। इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब जिसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा स्किलफुल वर्कर होगा। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, ए की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्किलफुल वर्कर कौन है, ए है। अगर पूछे कि सबसे कम टाइम में काम को कौन करेगा, तो ए करेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम में काम को कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है, स्किल दक्षता है, वह सबसे कम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करें, इसमें बोला है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज़ इंक्रीज्ड बाई 27%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि एक स्फीयर दिया गया है, और उस स्फीयर का जो रेडियस है, मान लो कि यहाँ पे ये आर है और यहाँ पे ये आर डैश है, इसको 27% से क्या कर दिया गया है, इंक्रीज़ कर दिया गया है। उसके रेडियस को
27% से इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके जो वॉल्यूम में इंक्रीज आता है वह कितना आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा ये, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो दोस्तों इसमें परसेंटेज जो चेंज हो रहा है उसके रेडियस में वो कितना हो रहा है, 27% का हो रहा है ना। तो अगर उसका रेडियस पहले 100 है तो अब कितना हो जा रहा है, 127 हो जा रहा है, ठीक है। और जो स्फेयर होता है उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर क्या है उसका रेडियस है, यानी ये कांस्टेंट टर्म है, ओके। यानी कि R1 क्यूब जो है वह बढ़ करके कितना हो जा रहा है, R2 क्यूब हो जाता है। यानी कि सिर्फ इन दोनों में जो अंतर होगा उसे ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, देखो सबसे पहले इसका मैं क्यूब करूँगा तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 100 का अगर क्यूब निकालेंगे तो वह हो जाएगा आपका 100, इसके आगे फिर 2 जीरो लिखें और फिर इसके आगे 2 जीरो और लिख दिए। उसके बाद 127 का अगर आप क्यूब करोगे, 127 का क्यूब अगर आप करोगे तो आप इसको निकाल लेना, थोड़ा सा मैंने बोला ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा ये, तो आपको 127 का क्यूब निकालना होगा। तो अगर आप इसका क्यूब निकालोगे तो वह आ जाएगा 2048,383। आप इसको निकाल कर एक बार चेक कर लेना, है ना। इसके स्क्वायर का मैंने कैसे ट्रिक से कैसे निकालते हैं वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपको करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन कराने के लिए ही दिया गया है, आसान सा सवाल है, लेकिन आपसे इसमें एग्जामिनर कैलकुलेशन कराना चाह रहा है। तो आप 127 का क्यूब निकालोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसमें बोला है परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, तो आप यहाँ से अगर देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आ रहा है 1048383 का, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो आ जाएगा 104.8383 और 2 डेसिमल प्लेस तक जाओगे तो कितना हो जाएगा, 104.84 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्योंकि हमने यहाँ पे 100 ले लिया ना, तो अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक बार ये दिख गया कि 104.8383, तो अब ऑप्शन आप देखो तो 104 का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही दिख रहा है जिसमें 104 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आगे आप फर्दर कैलकुलेशन करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अगर 104 एक बार देख लिया तो आगे चेक मत करो, यहाँ से ऑप्शन पर टिक करो और आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ आपका जो टाइम लगेगा वह 127 का क्यूब निकालने में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी R1 क्यूब और R2 क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। R1 हमने 100 मान लिया तो उसमें 27% का इंक्रीज किया गया है, तो 100 में 27 का इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। और उसका फिर क्यूब किया हमने तो कुछ ये दोनों स्टेटमेंट मिले हमारे पास, और फिर इनके बीच का डिफरेंस अपॉन इतना, ये जो नंबर है इससे डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे तो आपको अल्टीमेटली इतना मिल जाएगा। लेकिन वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ डिफरेंस आपने एक बार निकाल लिया और वह 104 के फॉर्मेट में आपको दिखने लगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन देख कर टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। कैलकुलेशन इसका करना लेकिन, है ना, बैठ के घर पर ही करना कैलकुलेशन ज़रूर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ए शॉपकीपर buys an item at 87% of its selling price and sells it at 12% above its selling price. His profit percent, मतलब ये शॉपकीपर है वह क्या करता है, एक आइटम को उसके सेलिंग प्राइस से 87% पे ख़रीद लेता है, ओके, और उसको सेलिंग प्राइस से 12% ऊपर में क्या करता है, बेचता है। तो उसको प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ यह पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 100 था, लेकिन शॉपकीपर ने उसको कितने में ख़रीदा, 87 में। क्यों? क्योंकि 87% पे तो ख़रीदा है ना इसका, तो 87 में उसने क्या कर दिया, शॉपकीपर ने ख़रीद लिया। अब क्या होता है कि शॉपकीपर उस सेलिंग प्राइस के 12% पे उसको बेच देता है, तो कितना उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, शॉपकीपर जब जो जिस सेलिंग प्राइस पे बेचता है वह कितना हो जाएगा, 100 का 12% यानी कि 112, ठीक है। तो ये शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस हो गया, ये शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस हो गया, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वह उसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, है ना,
12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 25 का डिफरेंस आया। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? 87, तो 25/87 इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वैसे आप करोगे तो आराम से आंसर तक पहुँच जाओगे। आपको चेक करना है कि 25 जो है 87 का कितना परसेंट है। तो 87 जो है इसका 10% कितना होगा? 8.7 होगा। इसका 1% कितना होगा? तो इसका 1% जो हो जाएगा 0.87 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या क्या है? 26, 18, 30 और 25। एक चीज़ बताओ, 30% हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि इसका अगर 10% हो गया 8.7, अगर 10% हो गया 8.7, तो अगर आप 30% निकालोगे इसका तो कितना चला जाएगा? 8 तरीके 24 तो यही हो गया, और उसके बाद 7 तरीके 21, 24 और 2 26 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 30 तो नहीं हो सकता। अगर मैं 25 चेक करूं तो 25 हो सकता है क्या? तो 10% 8.7 और 1% 0.87, तो 0.87 इंटू 25 एक बार चेक कर लो गुणा करके, तो 25 आता है कितना होता है? 175। हासिल हो गया 17। 25 8 है कितना हो जाएगा? 200। 25 8 है 200, और ये कितना हो जाएगा? 200 और 17, 217 हो जाएगा। 217, यहाँ पे 2 स्थान पर डेसिमल लगेगा तो कितना आएगा? 21.75, मतलब 25 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है। आप जो है थोड़ा सा स्पीड कैलकुलेशन का बढ़ा लोगे तो जल्दी हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपका 30 नहीं हो रहा है, 25 नहीं हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें, अगर 30 भी नहीं हो रहा है और 25 भी नहीं हो रहा है, 25 काफ़ी कम हो जा रहा है। देखो 30 तो ज़्यादा ही हो जा रहा है, क्योंकि 8 तरीके 24 ऐसे ही हो गया, और हमें 25 तक ही जाना है, तो 30 तो कट गया पहले। 25 हमने चेक किया, ये भी नहीं हो पाया। तो अगर 25 वहाँ तक नहीं पहुँच रहा तो 18 पहुँचेगा क्या? ये भी नहीं पहुँच पाएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बच जा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि सही आंसर आपका होगा। मतलब ये कि 26% प्रॉफिट जो होगा कस्टमर को होगा। तो दोस्तों, इस सवाल को इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको 25 का टेबल याद होगा तो आराम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। मैंने जो मेथड बताया कि पहले परसेंटेज निकाल लेना है, उसका 30% निकाल के चेक कर लेंगे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया तो एक बार 25 चेक कर लो, तो 25 और 30 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा आंसर हमारा, और वह सिर्फ एक नंबर जो 26 दिख रहा है वही 25 और 30% के बीच में दिख रहा है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 48 डिग्री, AB and AC is extended to point D and E respectively. If the bisector of angle CBD and BCE meet at point O, then the angle BOC is equal to। मतलब क्या है कि देखो, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC आपका दिया गया है, ओके। उसमें एंगल A जो है, ये वाला एंगल A है, इसकी वैल्यू दी गई है 48 डिग्री। उसके बाद बोला है कि ये B है और ये C है। AB को और AC को एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, AB को और AC को एक्सटेंड किया जाता है, और जो एंगल बाइसेक्टर है किसका? CBD को, CBD का, तो ये क्या हो जाता है? ये D है और ये E है। AB को D तक और AC को E तक एक्सटेंड करते हैं, तो CBD का जो एंगल बाइसेक्टर है और BCE का एंगल बाइसेक्टर जो है, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं? O पे मिलते हैं। तो आपसे BOC का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे सवाल जब भी आ जाएं तो क्या होता है आंसर बताऊं? यहाँ पे एंगल A दिया गया है और आपसे BOC का वैल्यू पूछा है, तो इसका सिंपल याद रख लेना कि जब कभी भी एक ट्रायंगल दिया गया हो और उसका जो साइड एक्सटेंड करके उसका एंगल बाइसेक्टर पॉइंट O पे मिलते हों, तो इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है 90 माइनस A/2। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, तो 90 माइनस A/2 मतलब कितना हो जाएगा? 48/2। 48/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा?
24, 90 माइनस 24 कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 2 गया 6, 66 डिग्री। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि मान लो ऐसे ये नीचे का ये वाला स्टेटमेंट ना दे करके बोल दे कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे मिलते हैं। ठीक है, ये बाइसेक्टर बोलेगा, है ना, बाइसेक्टर वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो अगर एंगल बी का बाइसेक्टर, देखो मैं यहाँ पे एक बार आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ऐसे एक ट्रायंगल दे देगा, है ना, बोलेगा ये ट्रायंगल ए बी सी है और बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे मिलते हैं और ए की वैल्यू आपको दे दी गई रहेगी कुछ भी, है ना, और बोलेगा बी ओ सी का मान बता दीजिए। तो अगर बी ओ सी की वैल्यू पूछेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, 90 प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, यानी ये वाला जो एंगल होगा वह 90 प्लस ए बाई 2 के बराबर होगा। और यहाँ से अगर इसको बढ़ा दिया और इसका एंगल बाइसेक्टर अगर यहाँ मिल रहा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, या तो यहाँ वाला एंगल पूछ ले या फिर यहाँ वाला एंगल पूछ ले, आप आराम से उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।